मधुपुर नाम का छोटा सा गांव हर साल ठंड का सामना करता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही रंग दिखा रही थी। जैसे आसमान ने सर्दी को अपने पूरे कहर के साथ धरती पर उतार दिया हो। जनवरी की शुरुआत ही थी, पर लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंचकर सब कुछ जमा देना चाहती हो। गांव के कच्चे पक्के घरों की छतें सुबह सुबह ओस नहीं, बल्कि बर्फ जैसी सफेद परत से ढकी मिलती। पेड़ों की पतली शाखाएं ठंड से सिकुड़कर मानो अपनी ही सांस रोक बैठी हों। सूरज भी बादलों की मोटी चादरों के पीछे ऐसे छिपा था जैसे उसे भी इस सर्द माहौल से बचना हो। इसी सर्दी से जूझ रही एक ऐसी ही कहानी है बिरजू और उसके परिवार की। बिरजू अपनी छोटी बहन और बूढ़ी माँ के साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी टपकती हुई झोपड़ी में रहता था। इस बार की कठोर ठंड ने मानो उनके जीवन पर कहर बनकर दस्तक दी थी। टूटी झोपड़ी की दीवारों से हवा की तेज सिसकियां भीतर घुसतीं और रातें तो मानो बर्फ से तराशी हुई लगतीं। भैया आज मत जाओ ना, आज तो ठंड जैसे काट रही है। तुम्हारे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। गोपी, ठंड मुझे ही नहीं पूरे गांव को लग रही है, लेकिन सेठ को क्या? उसे तो बस दुकान खुलनी चाहिए। तुमने सेठ को बताया नहीं कि इतनी ठंड में काम कैसे करोगे? उसे तुम्हारी तकलीफें दिखाई भी नहीं देती क्या? मैंने बोला था उससे, पर वह कहता है ग्राहक आएंगे तो चाय चाहिए ही। गरीबों की तकलीफें कौन देखता है गोपी? हम लोगों के लिए ठंड कोई बहाना नहीं। सेठ तो ये भी कहता है कि चाय की दुकान पर आग हमेशा जलती है, इसलिए काम करने वालों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। अब उसे क्या पता, आग चूल्हे पर जलती है, दिल में नहीं। तू बस ध्यान रखना, माँ को ठंड न लगे। मैं जल्दी लौट आऊंगा। भैया जल्दी वापस आ जाना, माँ पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती है। बिरजू मधुपुर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में चाय बनाने का काम करता था। मेहनत बहुत होती, लेकिन मजदूरी इतनी कम कि बस किसी तरह परिवार का पेट भर पाता था। उसी थोड़ी सी कमाई पर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन का गुजारा चलता था। मधुपुर में हर साल सर्दी आती थी, पर इस बार की ठंड जैसे अपने पूरे जोर पर उतर आई थी। आम दिनों में गांव के लोग हंसते बोलते सर्दियां काट लेते थे, लेकिन इस साल की कड़ाके की ठंड ने सबको परेशान कर रखा था। हवा में बर्फीली सिहरन घुली रहती और आसमान पर काले बादल इस तरह मंडराते जैसे सूरज को कैद कर लिया हो। पूरा गांव दिन भर धुंध की चादर में लिपटा रहता, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चौपाल, जहां कभी लोग इकट्ठा होकर हंसी मजाक किया करते थे, अब बिल्कुल सूना पड़ा था। रास्ते वीरान, गलियां खाली और लोग अपने अपने घरों की दीवारों के पीछे जैसे ठंड से बचने को छिप गए हों। मधुपुर पर ठंड का साया पूरी तरह से फैल चुका था। भैया घर में अब बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है। जो थोड़ा सा आटा था उससे मैं माँ के लिए बस 2 ही रोटियां बना पाई हूँ। सोच रही हूँ एक रोटी माँ को खिला दूंगी और एक आप खा लेना। मेरे लिए रहने दो, मैं पानी पीकर रह लूंगी। गोपी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू भूखी रहेगी तो मैं कैसे चैन से काम कर पाऊंगा? पहले तू और माँ खाना खाओगी, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर। मैं दुकान पर चाय के साथ कुछ खा लूंगा। जो भी हो, आज काम से लौटते हुए मैं आटा लेकर ही आऊंगा। भैया हम कब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? माँ की दवा भी खत्म हो गई है और घर में इतनी ठंड है कि लगता है जैसे हड्डियां जम जाएंगी। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं हम इस ठंड का सामना न कर पाए। ठंड बड़ी है, पर हम उससे बड़े हैं। जब तक मैं हूं, तुम्हें और माँ को कुछ होने नहीं दूंगा। बस तू हिम्मत मत हारना गोपी, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू घर से बाहर निकल रहा था, लेकिन बाहर जोड़ों की हवा चल रही थी और बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। बिरजू के पास कोई भी स्वेटर नहीं था। हे राम, ये कैसी ठंड पड़ रही है, स्वेटर भी नहीं है और ऊपर से ये बर्फ की मार। पता नहीं आज दिन कैसे कटेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। घर में अनाज नहीं है। चल बिरजू, हिम्मत रख। फिर भी अपने आप को संभालता हुआ बिरजू सुबह 7 बजे ही दुकान के लिए निकल गया। कहाँ रह गया था तू बिरजू?
मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बर्तन धो और ग्राहकों के लिए चाय चढ़ा, आज भीड़ ज्यादा है। सेठ जी, रास्ते में ठंड बहुत थी, बर्फ गिर रही थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। अभी सब काम कर देता हूँ। बहाने मत बना, काम में लग। यहाँ ठंड की नहीं, काम की कीमत है। जी सेठ जी, अभी शुरू करता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना बिरजू के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मजबूरी उसे यह सब करवाती थी। बर्तन धोकर बिरजू ने जल्दी से चाय बनाई और धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। इतनी ठंड थी, बिरजू ठंड के मारे कांप रहा था। उसे चाय पीने का मन कर रहा था। हाय राम, हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ये बर्फ जैसा ठंडा पानी और ऊपर से इतनी तेज हवा, कब तक सहूंगा मैं? थोड़ा सा चाय ही पी लेता हूँ, शरीर में गर्मी आ जाएगी। क्या करूं, मजबूरी है, वरना तो यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। बस एक घूंट ही सही, थोड़ी ताकत आ जाएगी। हाँ, उसने मलिक के हाथ में चाय की प्याली दी और खुद भी एक कप में चाय लेकर पीने लगा। बिरजू के हाथ में चाय के प्याले देख मलिक भड़क गया। अरे बिरजू, ये क्या देख रहा हूं मैं? तूने मेरी दुकान की चाय खुद पी ली? किसने कहा था तू चाय पिए? मालिक, गलती हो गई, बहुत ठंड थी, हाथ कांप रहे थे, बस थोड़ा सा पी लिया था ताकि काम ठीक से कर सकूं। आपका कोई नुकसान नहीं किया मैंने। तेरी आधी पगार काट लूंगा मैं। काम करने आया है या मस्ती करने? एक एक दाने को तरस रहा है घर, और यहां तू मालिक की चाय पी रहा है। ये हरकत दोबारा मत करना, समझा? आधी पगार मत काटिए मालिक, घर में वैसे ही कुछ नहीं है। माँ और गोपी भूखी है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, बस इस बार माफ कर दीजिए। शाम को अमरचंद सेठ उसे आधी वेतन देता है। ले, यही तेरी आधी पगार है, और यही बहुत है तेरे जैसे नौकर के लिए। एक कप चाय की चोरी कर ली तूने। सेठ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने चोरी नहीं की, बस ठंड बहुत थी इसलिए एक घूंट चाय पी ली थी। मैं क्यों दूं पूरी पगार? मेरा नुकसान करेगा और मैं चुप बैठूं? आज से तू यहां काम पर मत आना। मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो दुकान का सामान खुद ही खा पी जाए। जा, निकल जा यहां से। पूरे दिन बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोए हैं, हाथ सूज गए हैं। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सेठ जी। घर में माँ और बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं, कृपा करके मुझे मत निकालिए। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। पड़ी। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय पीना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। आधी वेतन देकर सेठ बिरजू को काम से निकाल देता है। उन थोड़े से पैसों में से कुछ पैसे बचाकर बिरजू बाकी पैसों का राशन ले आता है। घर आकर जब उसने राशन अपनी माँ के पास रखा तो इतना कम राशन देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा, इतना कम राशन क्यों लाया? माँ, माफ कर देना, मैं पूरी वेतन भी नहीं ला पाया। सेठ ने आधी पगार ही थमा दी और काम से भी निकाल दिया। जितने पैसे बचे थे उन्हीं से जितना बन पड़ा उतना राशन ले आया हूं। मैं जानता हूं ये कम है, पर मैं फिर काम ढूंढ लूंगा माँ। कोई बात नहीं, जितना है उसे ही बांट कर खाएंगे। तू परेशान मत हो। देख, गरीबी पहली बार नहीं आई हमारे घर में। हम तो सालों से ऐसी ही ठंड में चूल्हे के पास बैठे बैठे दिन काटते आए हैं। बेटा, तू ही तो है जो इस घर को चला रहा है। तू बाहर ठंड में काम करता है, सुबह से शाम तक सर्द हवाओं से लड़ता है। इसीलिए जो पैसे तूने बचाए हैं ना, उन्हें अपने ऊपर खर्च कर गर्म कपड़े ले ले। तो बस चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। मुझे गर्म कपड़े बाद में भी मिल जाएंगे। पहले घर चले। माँ, तू और गोपी भूखी न रहो, बस यही सोचकर पैसे बचाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो यहाँ चूहे के पास भी बैठकर आग सेक लेंगे, मगर तुझे ठंड में बिना कपड़ों के नहीं देख सकती मैं। अपने लिए कुछ ले ले बेटा, मेरी बात मान जा। बाकी पैसों से बिरजू अपने लिए स्वेटर खरीद लेता है। गोपी जब भी खाना बनाती तो बिरजू की माँ वहीं चूल्हे के पास बैठी रहती ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। अम्मा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाए। अब सेठ के यहां तो मुझे दोबारा जगह मिलने से रही। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं
उनसे कितने दिन गुजारा चलेगा? मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कोई काम ढूंढ लूं। जा बेटा जा, काम ढूंढना जरूरी है, पर ये बात याद रखना, हम गरीब सही मगर हिम्मत वाले हैं। 2 वक्त की रोटी भले कम हो जाए पर साहस नहीं टूटने देना। ठंड बहुत है, इसीलिए धीरे धीरे चलना, अपने नए स्वेटर को अच्छे से पहनकर ही बाहर जाना। और चिंता मत कर, मैं चूल्हे की गर्माहट में ठीक हूँ। अब ज्यादा देर तक चूल्हे के पास मत बैठना, धुआं आपको तकलीफन देता है। घर की फिक्र छोड़कर बस अपने काम का ध्यान रखना। भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा बेटा। बिरजू बाहर चला जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन वह काम की तलाश में बस आगे बढ़ा जा रहा था। सेठ जी, बस थोड़े दिन के लिए ही काम दे दीजिए। जो भी मजदूरी देंगे मुझे मंजूर है। घर की हालत बहुत खराब है, माँ बूढ़ी है और बहन छोटी। मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस मौका दे दीजिए। मैं ठंड में भी पूरे मन से काम करूंगा। काम? अरे भाई, अभी तो मेरे पास पहले से ही आदमी है, मुझे किसी नए की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ये ठंड, लोग आते जाते ही नहीं, दुकान में कमाई भी ठीक से नहीं हो रही। तू कहीं और पूछ ले, यहाँ अभी जगह नहीं है। बिरजू काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आज भी कहीं काम नहीं मिला। कितनी ठंड है, हाथ सुन्न हो गए हैं और पेट भी खाली है। मैं आखिर कब तक यूं ही भटकता रहूंगा? माँ और गोपी मेरा ही सहारा है। अगर मैं ही हार गया तो उनका क्या होगा? शायद मेहनत ही मेरी किस्मत है, लेकिन लगता है किस्मत भी आजकल मुझसे नाराज है। चल बिरजू, हिम्मत मत हार, थोड़ा और चलकर देखते हैं, शायद कहीं कोई काम मिल ही जाए। घर खाली हाथ लौटना तो बिल्कुल नहीं। बिरजू यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा जरा सुनो, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। ये बोरा मेरे बस का नहीं रहा, क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं ले चलता हूँ आपका बोरा। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। अगर तुम मदद कर दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। ठंड तो बहुत है, पर आप अकेली इस बोझ को उठा रही हैं, ये देखकर मन नहीं मान रहा। मैं साथ चलता हूँ, जहां आपका घर है वहां पहुंचा दूंगा। बेटा लकड़ियां यहीं रख दे, भगवान तुम्हारा भला करे। तूने मेरी बहुत मदद कर दी। सुन, मेरे पास एक गाय है। इस बुढ़ापे में अब मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। रोज रोज उसके लिए चारा लाना और उसे संभालना मेरे बस की बात नहीं रही। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी गाय कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके परिवार जैसी है। मैं तो बस लकड़ियां उठाकर लाया, इसमें इतना बड़ा तोहफा देने की क्या जरूरत है? बेटा तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मन मत करो, मैं जोर डाल रही हूँ, ये तुम्हारे काम आएगी और मैं जानती हूँ तुम अच्छे दिल के हो। इसे अपने घर ले जाओ बेटा, मुझे सुकून मिलेगा कि मेरी गाय अच्छे हाथों में है। लेकिन अगर आप सच में इसे संभाल नहीं पा रही और आपको लगता है कि मैं इसका ध्यान रख पाऊंगा, तो ठीक है अम्मा, जैसे आप कहें। मैं इसे ले जाऊंगा, पर सिर्फ इसलिए कि आप कह रही हैं और आपका मन भारी न रहे। इतना कहकर बिरजू रामप्यारी को लेकर अपने घर आ जाता है। जब गोपी ने बिरजू को गाय के साथ देखा तो वह बोली, अरे भैया, ये गाय कहाँ से ले आया? हमारा घर तो वैसे ही छोटा है और ऊपर से इसे कैसे संभालेंगे? और इसकी देखभाल का खर्चा? भैया ये सब कैसे होगा? ये गाय बुद्धि अम्मा ने अपनी खुशी से दी है। उन्होंने कहा कि वो इसे संभाल नहीं पा रही। बोले, मैं इसे ले जाऊं तो हमारा भी भला होगा और उनका भी। इस गाय का नाम रामप्यारी है। इसके होने से घर में दूध होगा, माँ को भी ताकत मिलेगी और शायद ऊपर वाला भी हमारी किस्मत खोल दे। तू बस इतना समझ
कि ये हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। बिरजू जंगल जाता है और ढेर सारी हरी घास राम प्यारी के लिए काट कर लाता है और राम प्यारी को खिला देता है। कुछ देर बाद राम प्यारी ढेर सारा दूध देती है। भैया, इतना सारा दूध, आज तो लगता है हम सब पेट भर कर खाएंगे। माँ भी महीनों बाद अच्छी नींद सो पाएंगी। सच कहूँ तो आज पहली बार लग रहा है कि हमारी किस्मत हम पर मुस्कुरा दी है। भैया, राम प्यारी तो हमारे घर की लक्ष्मी निकल गई। हाँ गोपी, आज वाकई दिल को बड़ा सुकून मिला है। देख, राम प्यारी ने घर में रौनक ला दी। माँ के लिए दवा आएगी, तेरे लिए भी दूध बचेगा और अब कोई भूखा नहीं सोएगा। बस हमने मेहनत नहीं छोड़ी और भगवान ने हमारा साथ दे दिया। किस तरह बिरजू का परिवार राम प्यारी के दूध से अपना पेट भरता है और सो जाता है। माँ, मैं सोच रहा था, क्या मैं अपनी ही छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं? दूसरों के यहाँ काम करके बस अपमान ही मिलता है। अगर अपनी दुकान हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। आप बताओ क्या करूं? बेटा बिरजू, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तू अपनी दुकान खोल लेगा तो किसी का डर नहीं रहेगा, न कोई तेरी पगार काटेगा। तू मेहनती है, तेरी चाय भी बहुत बढ़िया बनती है। तू ऐसा कर, गांव के मुखिया से थोड़े पैसे उधार मांग ले। वो अच्छे आदमी हैं, तेरी मदद जरूर करेंगे। खुद का काम शुरू करेगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूं बेटा। अरे बिरजू बेटा, इस ठंड में यहाँ कैसे आ गया? बोलो, क्या बात है? नमस्ते मुखिया जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप अगर थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं मेहनत करके धीरे धीरे चुका दूंगा। ये ठंड में मेरी माँ और बहन बहुत परेशान हैं। अगर दुकान खुल जाएगी तो हमारा घर भी चल जाएगा। क्या तुम अपनी चाय की दुकान खोलना चाहते हो? बहुत बढ़िया सोच है बेटा। मेहनत करने वालों की हमेशा राह बनती है। जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे देता हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे भविष्य के लिए मदद है। जाओ, दुकान अच्छे से चलाना और गांव का नाम रोशन करना। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मुखिया जी। बिरजू मुखिया से पैसे लेता है और अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है। चाय बनते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और लोग उसकी दुकान पर आकर चाय पीते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर अमरचंद की भी चाय की दुकान थी। बिरजू की दुकान अच्छी खासी चलते हुए देखकर उसे बहुत जलन होती है और वह मन ही मन सोचता है, ये छोटा सा बिरजू मेरे सामने दुकान खोलकर क्या मेरा मुकाबला करेगा? 2 दिन चाय बेचकर क्या बड़ा व्यापारी बन जाएगा? कल तक मेरे यहाँ काम करता था और आज देखो, लोग उसी की चाय की तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस लड़के को इतना ऊपर नहीं जाने दूंगा। मेरे सामने चमकने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं होगा। अब बिरजू की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। बिरजू की चाय इतने स्वादिष्ट होती थी कि अमरचंद के ग्राहक भी बिरजू की दुकान पर आकर चाय पीते थे। इससे अमरचंद की कमाई कम हो गई थी। तो अब ये बिरजू मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान चमका रहा है। कल तक आधी पगार लेकर दर दर भटक रहा था और आज मेरे ग्राहक भी छीन रहा है। ये लोग भी ना जरा सी नई चाय क्या मिल गई, मेरी दुकान का मुंह ही भूल गए। देख लेना, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा ये। 1-2 दिन की चमक दमक सबकी दुकान दिखा देती है। असली चाय तो मेरी है और असली दुकान भी मेरी ही चलेगी। ये बिरजू क्या चीज है? मुझे चैलेंज कर रहा है लगता है, लेकिन मैं भी अमरचंद हूँ। जितनी जल्दी ऊपर गया है उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। अमरचंद कुछ गुंडों को जानता था। सुनो, एक काम है तुम लोगों के लिए। उस बिरजू ने नई दुकान खोल ली है और मेरे सारे ग्राहक उधर जा रहे हैं। इससे पहले कि मेरी दुकान बंद हो जाए, तुम जाकर उसकी दुकान ही बंद करवा दो। पैसे अभी भेजता हूं। काम साफ सुथरा होना चाहिए, समझे? बिरजू को इतना डरा देना कि दोबारा दुकान खोलने की हिम्मत ही ना बचे। अरे ओ सुन, यही है ना तू बिरजू? देख, हमें नाम मत पूछना
और ये भी मत पूछना किसने भेजा है। बस सीधी बात, आज से तेरी ये दुकान बंद रहेगी। भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये दुकान ही तो मेरे घर का सहारा है। माँ बहन भूखे मर जाएंगी अगर इसे बंद कर दूं। ज्यादा होशियारी दिखाएगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़कर यहीं बर्फ में गाड़ देंगे। समझ में आया? शांति से बोरी बांध और निकल यहां से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वह गुंडे बिरजू को वहां से धमकाकर चले जाते हैं। अगले दिन बिरजू फिर से अपनी दुकान खोलता है। बिरजू की दुकान फिर से वहीं पर खुला देख अमरचंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से उन गुंडों को बुलाता है। तुम लोग किस काम के हो रहे? मैंने तुमसे साफ कहा था कि उस बिरजू की दुकान हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, लेकिन अगले ही दिन वह फिर से दुकान खोलकर बैठ गया। ये क्या मजाक है? जाओ, इस बार ढंग से काम करो, उसकी दुकान तोड़ दो, उसे डराकर भगा दो, समझे? इस बार कोई डील मत देना, वरना तुम सबको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है सेठ जी, अब की बार गलती नहीं होगी। आप टेंशन मत लो, हम उसका हिसाब पूरा कर देंगे। वह कल जैसे वापस नहीं उठेगा, दुकान खोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आप बस देखना, इस बार काम पूरा होगा और ढंग से होगा। वह गुंडे एक बार फिर से बिरजू के पास आते हैं। ओ बिरजू, फिर से दुकान खोल ली तूने? लगता है कल की बात तेरे दिमाग में छड़ी ही नहीं। हमने तो कहा था कि यहां दुकान मत खोल, फजूल में हीरो मत बन, वरना इस बार सीधा उठाकर फेंक देंगे। समझ आया कि दोबारा समझाएं? बिरजू उस वक्त चाय बना रहा था। जब चाय की खुशबू गुंडों के नाक तक पहुंचती है तो उन्हें भी चाय पीने की इच्छा होती है। अरे ओ बिरजू, रुको जरा, ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है चाय काफी बढ़िया बना रखी है। हम लोग काम से आए हैं, पहले एक एक कप चाय तो डलवा दे, काम बाद में देख लेंगे। लेकिन बता दूं, चाय वैसी होनी चाहिए जैसी खुशबू आ रही है। ये क्या कमाल की चाय बनाता है तू? अरे वाह, ऐसी चाय तो हमने कहीं नहीं पी। बिल्कुल लाजवाब। सुन, तू अपना काम ऐसे ही करता रह, अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। जो भी तेरे रास्ते में आया हम संभाल लेंगे। तू बस इसी तरह चाय बनाता रह, समझा? गुंडे जैसे ही वह चाय पीते हैं, जैसे कि उन पर कोई जादू हो जाता है और वह डंडा लेकर अमरचंद के पास वापस लौट जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करती है। गुंडे अमरचंद को धमकाते हैं। सुन, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा बिरजू को तंग करने की सोची ना, तो तेरी दुकान क्या, तेरी अकड़ भी हम इसी ठंड में जमा कर देंगे। समझ में आया? अब बिरजू अपनी दुकान आराम से चलाएगा और तू दूर से ही देखता रहेगा। जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी मेहनतकश इंसान से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। गुंडों की धमकी से डरकर अमरचंद ने अब बिरजू को परेशान करना बंद कर दिया था। अब बिरजू आराम से ठंड में अपनी चाय की दुकान लगाता है और कड़कती ठंड में लोग उसके चाय के खूब मजे लेते हैं।